गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सेल स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बॉडी सेल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो भी ह्यूमन बॉडी है उसकी जो सेल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके जो भी कंपोनेंट हैं उनका फंक्शन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पे ये है कि जो सेल होती है इस सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या है। जब भी हम लोग को एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं, जब भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास यही होती है कि जो हमारा जो भी टॉपिक होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन हम लोग नहीं लिख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मार्क्स होते हैं वो कट हो जाते हैं। हम लोग काफ़ी कुछ लिख के आते हैं, उसके बाद भी हमें प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते। उसका जो मेन रीज़न होता है, उसका मेन रीज़न यही होता है कि हम लोग बेसिक डेफिनेशन नहीं लिख पाते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग सेल के बारे में। तो सेल क्या है हमारा। सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है, आ सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटी, बेसिक एंड देन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ। यानी कि बात करें यहाँ पे सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट basic unit of life that is responsible for the life all life process। बॉडी जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होती है सारी प्रोसेस के लिए ये ही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट अक्सर देखा जाए तो एक और डेफिनेशन हमारे पास इसकी दी गई है सेल की। उस डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन में जो भी स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का और जो भी फंक्शन होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल अगर कोई यूनिट है तो उसी को अपन लोग सेल कहते हैं। यानी कि जब भी लाइफ की स्टार्टिंग अगर हम बात करेंगे तो हमारी सेल से स्टार्टिंग होती है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल की। ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेल का स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, ये हमारा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे ये बात हम बार बार ह्यूमन सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो टू टाइप की सेल हमारी होती है। उसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सी होती है। एक होती है अपनी प्लांट सेल, सभी जानते हैं, और दूसरी क्या होती है अपनी एनिमल सेल। अब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल की हम लोग बात कर रहे हैं तो जो ह्यूमन सेल होती है वह हमारी एनिमल सेल के अकॉर्डिंग हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स टू टाइप की है। ह्यूमन सेल अलग से कोई नई सेल नहीं होती, जो एनिमल सेल होती है वही हमारी ह्यूमन सेल होती है। तो हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो सेल है, तो हम बार बार एक बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो हमारी सेल है वो क्या है, ह्यूमन सेल है। तो क्यों ह्यूमन सेल है, क्योंकि हम लोग एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लांट सेल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, इसलिए हम इन सेलों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या है, यहाँ पे सेल का जो स्ट्रक्चर होता है आपको राउंड शेप में दिख रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको ये आउटर लेयर यहाँ से दिख रही है, इस आउटर लेयर को ही हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए होती है क्योंकि जितने भी अदर सेल ऑर्गन्स होते हैं सभी इसके इनसाइड इन्वॉल्व होते हैं। इस स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे और लिखा हुआ लेवल डायग्राम है ये। और इस लेवल डायग्राम के चारों ओर आपको कुछ दिख रहा है, ये सभी जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होते हैं। यानी कि सेल क्या मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको एक सेल को एक स्ट्रक्चर देती है। मतलब जो भी इसका शेप है, जो इसका साइज है, वो काय पे डिपेंड करता है, सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। सेकेंड, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो अपना सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है कंप्लीट, ये न्यूक्लियस है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये इसमें जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करने से मतलब ये होता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। यानी कि एक जनरेशन में जो कैरेक्टर रहेगा वो अगली जनरेशन में पास होता है। इसको आप सिंपल देखेंगे तो हमारे जो कैरेक्टर होते हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से मैच खाता है। उसका कारण ये होता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वह सभी हमें क्या हुआ, इस न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट अंदर एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं डीएनए। यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और यही हमारा क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो यहाँ पे दूसरा अपना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हमारा न्यूक्लियस, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन पास करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि ये क्या करता है, सेल का कंट्रोलिंग करता है। पूरी सेल का, सेल में जो भी फंक्शन होता है वो इसी पे डिपेंड करता है।
नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें जो आता है मैक्सिमम, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको अपन सेल का क्या बोलते हैं, इसको अपन सेल का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस से यहाँ मतलब ये होता है कि जो भी सेल्स में एनर्जी रहेगी, जो सेल के अंदर जो वर्किंग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वह सारी एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और किस फॉर्म में होती है, ये होती है हमारी एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के रूप में ये हमारा होता है। किस फॉर्म में रहेगा, हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। तो ये सेल को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे जब भी कोई ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन कहाँ होगा, क्रेब्स साइकिल के माध्यम से होता है। और क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये अपना दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी कोई बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन के लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक हमारा सेल ऑर्गन होता है जिसको अपन राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइबोसोम क्या करता है, इसे हमारी प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है और प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है, जिससे बॉडी का क्या होता है, ग्रोथ होती है। दूसरा क्या होता है, इसे सेल का इंजन भी कहा जाता है। इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल को वर्क करने के लिए जो भी सेल ग्रो करेगी और नया स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती है, हमारी सेल को राइबोसोम से मिलती है। नेक्स्ट अपने पास इम्पोर्टेंट पार्ट एक और आता है जिसे अपन कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर बात करें तो जो भी सेल को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेल डेवलप हो गई, सेल के सारे फंक्शन प्रॉपर चल रहे हैं, और प्रॉपर चलने के साथ साथ इसमें एक नई चीज़ आती है, वो उसे कहते हैं जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स क्या होगा, सेल में इंटर करता है। जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई वायरस आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ गया, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम एज अ फेगोसाइट वर्क करता है। फेगोसाइट का हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का भक्षण करना। यानी कि क्या करेगा, ये उन्हें भक्षण करता है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करेगा और उनको डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है, हमारी सेल को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि जो भी डिजीज़ होने वाली है उस डिजीज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को स्टूडेंट्स हम जानते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो भी इसके अंदर लिक्विड होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एक लिक्विड होता है जो किस फॉर्म में होता है, जेली के फॉर्म में होता है। और ये जेली के फॉर्म में जो लिक्विड रहेगा, ये क्या होता है, बिल्कुल क्लियर और जेली फॉर्म में होता है। और जितने भी सेल ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, ये सब इसी में तैरते हुए नजर आते हैं, मतलब जो सारे जिनको एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यही हमारी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको वर्क करने के लिए, उनको मूवमेंट करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं, ये सभी चीज़ें आपको हमारे इस नोट्स में मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम में इस चीज़ को लिखेंगे तो आपको इस तरह से पहले आपको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर, एक लेवल, इसको बोलते हैं लेवल डायग्राम, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर आप एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप बोथ साइड इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरफ एक दूसरे को ओवरलैप करें लाइनों को, और दोनों तरफ आप इसके नाम लिखिए, जो कि एक साफ सुथरा आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे दी हुई है, टाइप ऑफ सेल, जो कि हमारे सिलेबस में अभी नहीं है और ना कि एग्जाम में हमें लिखना है। इसमें सेल्स के दो टाइप हमने दे रखे हैं, एक दे रखा हमने प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, हमारी प्राइमरी सेल्स होती है जो कि फुली डेवलप नहीं होती है। यानी कि जितने भी हमने सेल ऑर्गन की बात करी है, अभी आप ये सेल ऑर्गन देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस है, आप देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। ये ऑर्गन जिनमें सारे ऑर्गन होते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फुली डेवलप सेल कहते हैं। तो ये फुली डेवलप सेल होती है, तो जो जिन सेलों में ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हीं सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है, अब ये कहाँ किन में प्रेजेंट होती है, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, फंगस है, इन सभी में क्या होता है, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ये सिंगल सेलुलर होते हैं और उनकी सेल डेवलप नहीं होती है। दूसरी बात हमारे पास आता है यहाँ पे यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, फुली डेवलप सेल होती है, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, जिसमें कि हम भी इंक्लूड हैं, जो कि सेल में सारे जो रिक्वायरमेंट ऑर्गन है सभी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या देना है, पहले
हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्या करना है, पहले सेल की डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन का स्ट्रक्चर बनाना है, और जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको आप इस तरह एक लिस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अब आप इनको एक एक करके डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे अभी सेल मेम्ब्रेन आपके जब सारे टॉपिक मैंने आपको समझा ही दिए कि किस मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ जो अभी मैंने आपको बोल के समझाई, ये सारी चीज़ें हमारी इस नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यही सब चीज़ आपको लिखना है। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सब चीज़ वही है जैसे कि अपन ने बात कर रहे थे कि ये ऑर्गनलेस आर द रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये बॉडी में क्या करता है, उसको रिसाइकल करता है, और दे डाइजेस्ट फॉरेन बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो फॉरेन बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट करता है और उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करता है और सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। राइबोसोम्स हमारी क्या होती है, अपनी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, जो कि क्या कराएगा, बॉडी में प्रोटीन फॉर्मेशन कराता है। नेक्स्ट अपना है फंक्शन ऑफ द सेल। फंक्शन ऑफ द सेल क्या करती है कि सेल हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, बॉडी को ग्रोथ कराती है। ग्रोथ किस तरह से कराएगी, जैसे कोई भी हमारी एक सेल है, इस सेल में जब इसका डिवीजन होता है, मतलब इसमें जब डिवीजन होगा, एक से दो बनेगी, तो पहले सेल क्या करती है, ये सेल है और ये सेल का अपना न्यूक्लियस हो गया। सेल अपना साइज बढ़ाती है, इसके न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियस इस तरह से दो भाग में बंटने लगता है। आगे चल के हमारी सेल क्या होती है, इस तरह से पहले न्यूक्लियस बढ़ जाता है, सेल बढ़ती है, और आगे चल के ये दो सेल बन जाती है। तो जो ये सेल होती है, अब सेल में क्या था, पहले एक थी, अब हमारे पास दो सेल हो गई। तो ये सेल की ग्रोथ हुई, मतलब एक से दो हुई, तो यही ग्रोथ हमारी बॉडी में होती है। जैसे जैसे हमारी सेल में ग्रोथ होगी, वैसे वैसे हमारी बॉडी भी ग्रो करने लगती है। तो इस सेल को अपन लोग बोलते हैं पेरेंट सेल, जो सेल में डिवीजन हो रहा है, और जो दो हमारी सेल बनती है इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल, यानी कि इसको मातृ कोशिका कहा जाता है और इसे पुत्री कोशिका कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी, ये इसका हम अलग वीडियो बनाएंगे जो कि हम इसको समझाएंगे आपको। तो अभी हमारा ये नहीं है, बस अभी ये है कि सेल हमारी बॉडी को ग्रो प्रोवाइड कराती है। सेल क्या कराती है, नेक्स्ट हमारा वर्क देखा जाए तो हमारे इसमें क्या करती है, ट्रांसपोर्ट को अलाउ करती है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या था, अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि हम लोग जब भी बात करते हैं कि जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या हो गया, इंटर सेलुलर हो गया, और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं, ऑक्सीजन, जो गैसेस हैं, इनको इनसाइड प्रोवाइड कराना, और जो वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल को सेल से आउटसाइड करना, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, हमारी बॉडी में सेल करती है। और इस सेल में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोडक्शन कराती है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि क्रेब साइकिल सेल के इनसाइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमारी से बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है, और हमारी सेल्स को, जो हमारे इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो इसे क्या करता है, इसे हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट आता है जब सेल का एक ग्रुप तैयार हो जाता है, जब सेल का कहते हैं जैसे सेम फंक्शन और सेम स्ट्रक्चर में जब कोई सेल इकट्ठी हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू। यानी कोई पूछता है कि व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यू की डेफिनेशन सिंपल सी है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि सेल का ग्रुप होता है दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि ऐसी सेल का ग्रुप रहेगा जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर रहेंगे, एक जैसा काम करते हैं, उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू में क्या होता है, जैसे कि अपनी सेल होती हैं, और जैसे सेल हैं, और सेल के साथ साथ क्या होता है, ये सेल इस तरह से एक दूसरे से अटैच होती हैं। इस अटैचमेंट के साथ ही इसमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इनके बीच में कुछ स्पेस आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, सभी को दिख रहा होगा ये स्पेस हमारा। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब भी हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमारे मकान हम बना रहे हैं, दीवार हम लोग तैयार कर रहे हैं, उस दीवार में क्या आती है, उस दीवार में हमारी ब्रिक्स, आप ईंट देखते हैं, और ईंटों के बीच में क्या होता है कि जिस तरह अपनी इस तरह से ईंट लगी रहेंगी, और बीच में अपन लोग सीमेंट का घोल तैयार करते हैं। तो जो बीच वाला सीमेंट का घोल होता है, ये कहाँ होता है, जो अपनी ब्रिक्स रहेगी उसके बीच में जो स्पेस होता है। तो समझिए यहाँ पे जो भी अपनी ब्रिक्स यानी कि जो ईंटें हैं वो अपनी सेल हैं, और बीच में जहाँ भी अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो सीमेंट का घोल डाल रहे हैं जिससे सीमेंट एक दूसरे से जुड़ी रहे, वो स्पेस होता है। तो जो सेल होती हैं, इन सेल का जो इनसाइड होता है उसे इंटरसेल्युलर पार्ट कहते हैं, लेकिन जो सेल के बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, इसको इंटरसेल्युलर पार्ट कहते हैं, यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है। दो सेल हैं, और दोनों सेल के बीच का जो पार्ट है, उसे अपन क्या कहते हैं यहाँ पे,
ये वाला जो पार्ट बच गया इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो भी अपना मटेरियल बीच में फिल होता है, जो भी इस स्पेस को क्या करेगा, फिल करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं मैट्रिक्स। यानी कि बात करें व्हाट इज मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की अगर अपन लोग बात करेंगे तो क्या हो गया मैट्रिक्स हमारा, अ नॉन लिविंग मटेरियल कॉल्ड द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स फिल द स्पेस बिटवीन द सेल। जो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसे जो फिल करता है उसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अभी ये टॉपिक में था नहीं लेकिन फिर भी अभी सामने है पॉइंट तो हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू, क्या हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा कि ग्रुप ऑफ सेल है जो सिमिलर होता है और एक जैसे फंक्शन होते हैं। इसमें देखा जाए तो हमारे पास टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। और 4 टाइप्स के टिश्यू की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। इन टिश्यू की हम लोग बात करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू हमारा क्या है, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है। और इसकी हम लोग बात कर रहे थे कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इसमें हम लोग देखेंगे दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द ऑल बॉडी सरफेस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी की पूरी सरफेस को क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कंटेन मतलब कवर कर रहा है। कवर करने के साथ साथ और कहाँ प्रेजेंट होता है ये अपना, इसको देखें अपन, दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द ऑल बॉडी सरफेस एंड देन बॉडी कैविटी, और जो भी बॉडी कैविटी होती है वहाँ प्रेजेंट रहेगा, एंड हॉलो ऑर्गन्स, और जो भी अपने हॉलो ऑर्गन्स होते हैं। हॉलो ऑर्गन का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये है कि ऐसे ऑर्गन जिनके अंदर क्या रहेगा, स्पेस रहता है। जैसे अपन लीवर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो सॉलिड नहीं है, इसके इनसाइड में भी पार्ट है, स्पेस है। तो इस तरह के ऑर्गन्स को अपन लोग क्या कहते हैं, हॉलो ऑर्गन कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे हॉलो ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होता है। और सबसे इसमें देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू की अपन लोग बात कर रहे थे, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मतलब क्या रहेगा, जैसे कि इनका शेप अलग अलग है, स्क्वेमस रहेगा या अपना क्यूबॉइडल रहेगा। क्यूबॉइडल सब जानते हैं, घनाभ, घनाभ टाइप्स का होता है, या फिर कॉलमनर होता है। इस तरह से लंबे लंबे टिश्यू अपने होते हैं। ये आपको स्ट्रक्चर में अभी यहाँ दिख जाएगा। देखिए आप यहाँ पे जो अपने पास इमेज दी गई है इसमें देखिए आप, ये अपना क्या है यहाँ पे, ये अपना दे रखा है सिंपल स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, ये कॉलमनर। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल इज फाउंड इन द ग्लैंडुलर टिश्यू। जो अपनी ग्लैंड होती है इनमें क्या होता है, ये अपना क्या होता है, सिंपल क्यूबोइडल टिश्यू होता है। ये रहेगा एपिथेलियल ही, लेकिन इसमें क्यूबोइडल है, कॉलमनर है, मतलब क्यूब साइड में शेप में है, या स्क्वायर शेप का है, या फिर कॉलम शेप में है। तो डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं। तो जो अपना क्यूबोइडल है, जो अपना क्यूब होता है, ये अपना क्या रहता है, अपने ग्लैंड और अपने किडनी में प्रेजेंट होता है। दूसरा क्या होता है, कॉलमनर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। नंबर थर्ड अपना है ट्रांसिशनल एपिथेलियल कैन बी स्टेज, ये भी हमारे ग्लैंडुलर पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। तो ये सब अलग अलग टिश्यू एक ही है लेकिन इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव से मतलब होता है कि पूरी बॉडी में जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, यानी कि बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है, बॉडी के में जो ऑर्गन्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वह टिश्यू इसमें इंक्लूड है। और ये सबसे इसका सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो जो हमारे ब्लड है, ये हमारा ब्लड इसी में आता है। ये भी क्या 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट रहेंगे, मैक्रोफेज रहेगा और मास्ट सेल। ये इन 3 टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको देखा जाए तो इसका जो मेन फंक्शन देखा जाए तो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये एडिपोज है, यहाँ पे हमारी बोन में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू की एक सबसे स्पेशलिटी बात करेंगे, एक स्पेशल एबिलिटी इसमें प्रेजेंट होती है, और वह कौन सी होती है, इनको शॉर्टेन होने की, या कॉन्ट्रैक्ट इनमें, यानी कॉन्ट्रेक्शन इनमें होता है। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ अपने पास दी है, ये शॉर्ट हो जाते हैं और या फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब से यहाँ पे ये है कि जैसे अपना कोई मस्कुलर टिश्यू है, अभी ये साइज है, ये इससे छोटा भी हो जाएगा और इससे बड़ा भी हो जाता है। मतलब इनमें क्या होता है, अपना कॉन्ट्रेक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है, अपना डायलेशन होता है।
तो कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन की अगर अपन लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि मसल्स, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, ये अपने जो ओरिजिनल साइज होता है इससे छोटे भी हो जाते हैं, और छोटे होने के साथ साथ अपनी नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाते हैं। यानी कि आप हिंदी में सुनेंगे या हिंदी में आप समझते होंगे तो इनमें क्या होता है, संकुचन और शिथिलन इनमें होता है। अब संकुचन और शीतलन की अगर अपन लोग बात कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो इसी के थ्रू होती है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। ये 3 टाइप्स के अपने पास दे रखे हैं यहाँ पे। इन 3 टाइप्स में देखा जाए तो स्केलेटल जो मसल्स होते हैं किस तरह के होते हैं अपने, ये फाइब्रस होते हैं, मतलब इनमें फाइबर्स निकले हुए रहते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। और दूसरा क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका वर्क ज़्यादा रहता है, कंट्रोलिंग ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए इसमें क्या रहेगा कि अभी हमने सेल में एक न्यूक्लियस पढ़ा, लेकिन ये इस तरह के सेल्स का ग्रुप होता है जिनमें क्या होते हैं, एक से अधिक अपने क्या रहेंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है कि ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि ये जो स्केलेटल मसल्स यानी इसको पेशीय ऊतक कहते हैं, यानी कि जो भी हमारी मांसपेशियां होती है, जो मसल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। और किसी भी हमारे हाथ से हम लोग किसी भी वस्तु को या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास उसको पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, हम चल फिर अपनी चल सकते हैं, ये सभी चीज़ें इसी में आती हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। नेक्स्ट आता है अपना स्मूथ मसल, ये स्पाइंडल शेप में होते हैं। स्पाइंडल मतलब स्पाइंडल इससे बंडल टाइप से रहेगा। और ये क्या होते हैं, अपने सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इसमें क्या रहेगा, इसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है, और वो भी कहाँ होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्या होते हैं, अपने इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, मतलब ये ऐसे मसल होंगे जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट अपना आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की अपन बात करें तो ये क्या होता है, ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं। इसमें क्या रहेगा अपना, ये ब्रांचिंग फाइबर में रहेगा। और क्या रहेगा, इसमें 1 न्यूक्लियस पर सेल। इसमें भी क्या होता है, एक सेल में केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है। और ये अपने क्या होते हैं, ये नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। ये भी क्या होते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं होते, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। यानी कि हम लोग बात कर रहे थे जो स्केलेटल मसल होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि ये वॉलेंट्री होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग दो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल की, दोनों ही अपने इनवॉलेंट्री होते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की अपन लोग बात कर रहे हैं तो नर्वस टिश्यू क्या होता है हमारा, ये नर्वस टिश्यू फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये जो मेनली, क्योंकि आप नर्व्स को जानते हैं कि नर्व्स में मतलब क्या है अपने पास, कि जो भी अपनी बॉडी में कनेक्टिविटी रहेगी, यानी कि जो भी हमारे सिग्नल ट्रांसफर होंगे, और उस सिग्नल जो भी हमारी बॉडी को मिल रहा है उसके अगेंस्ट क्या एक्शन बॉडी को लेना है, ये सब चीज़ डिपेंड करता है हमारे ब्रेन पे। ये ब्रेन ही डिसाइड करता है। और ब्रेन के पास मैसेज आता है नर्व्स के थ्रू, और नर्व से आता है स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से पहुंचता है सिग्नल हमारे ब्रेन पे। और ब्रेन जो भी यहाँ पे सिग्नल देगा वो स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स पे जाएगा, और ऐसा ही हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। तो ये जो हमारा जो हमारे टिश्यू होते हैं मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे हमारे प्रेजेंट रहेंगे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। यानी कि ये हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमने क्या करते हैं, ये अपने जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, ये सब अपने नर्वस टिश्यू से फॉर्मेशन, इनका मतलब फॉर्मेशन नर्वस टिश्यू से ही होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसमें भी कोई अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमें बिल्कुल आप बताइए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।